नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। बीएड ब्रिज कोर्स में हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत 4 प्रमुख भाषाई कौशलों का अध्ययन आपको करना है। इसमें हमने इसके पहले पढ़ना की शुरुआत की थी। आज की इस वीडियो में हम उसी हिस्से को आगे कवर करने वाले हैं। इसमें पढ़ने की चरणबद्ध प्रक्रिया को भी हम समझेंगे, किस प्रकार से बच्चा वास्तव में पढ़ना शुरू करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे परिवेश में बच्चों का ऐसा भी अनुभव होता है कि विद्यालय आने से पूर्व कभी किताब को अपने हाथ में लिए नहीं होते हैं। तो जब भी बच्चे पढ़ने आते हैं तो कहीं न कहीं हमारे लिए वह कठिन कार्य हो जाता है। हमारे परिवेश में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पहले से कुछ अनुभव लेकर आते हैं। जैसे आपने यह देखा होगा कि बच्चा जो विद्यालय में पढ़ रहा होता है, उसकी यह शिकायत होती है कि सर मेरी किताब, मेरी कॉपी को मेरा भाई, छोटा भाई फाड़ दिया। आपने यह देखा होगा निश्चित रूप से। वास्तव में उसका छोटा भाई जो अभी 2 या 3 साल का ही होगा, अपने बड़े भाई या बड़ी बहन की किताब को हाथ में लेता है, पकड़ता है, संतुलन बनाने का प्रयास करता है और फाड़ देता है पृष्ठ पलटने के क्रम में। यह वास्तव में इस बच्चे के पढ़ने की शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि पढ़ना तभी संभव है जब हाथ में किताब हो और उसको संतुलित करके उस पर नियंत्रण कर सके। क्योंकि जब यही चीज़ नहीं रहेगा, जब बच्चा विद्यालय में आएगा तब यही चीज़ उसको सिखाई जाएगी, यानी पृष्ठ पलटना, किताब को पकड़ना, सही दिशा में पलटना, कम से कम उसका यह विचार बनना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। यानी बच्चा जब एक बार किताब को देखता है, प्रारंभिक अवस्था की किताबों को, और उसको एक बड़ा सा सेब, अगर अंग्रेजी की किताब देख रहा है, एप्पल मीन्स सेब, तो उस सेब को वह देखता है और फिर उसको समझने का प्रयास करता है। तो वास्तव में यह अनुभव उसके आगे की जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारे सामने कठिनाई तब होती है जब बच्चा कोई अनुभव लेकर नहीं आता है। ठीक है, तो आइए हम इसी चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हुए चलें। यही बात यहाँ पर बताई भी गई है कि जो हमारा भारतीय संदर्भ है, भारतीय संदर्भ में अगर आप देखें तो बहुत से बच्चों के घरों में प्रिंट सामग्री और किताबें उपलब्ध होती नहीं है। ठीक है, उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसकी वजह से अब वो बच्चे, उनका कोई अनुभव नहीं होता है, कोई किताब से कहानी पढ़कर सुनाने वाला भी नहीं होता है, न ही किताबें उलटने पलटने के उनको अवसर मिलते हैं। वे बच्चे वयस्कों को पढ़ते लिखते हुए कम ही देखते हैं। अगर देख रहे हैं तो सीख रहे हैं। तो फिर ये जब बच्चा आएगा आपके साथ विद्यालय में तो कुछ चीजें वो पहले से ही सीख कर आ रहा होता है। जब वो बच्चा जिसको किसी प्रकार का उसके घर में वातावरण नहीं है पढ़ने लिखने का, कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है, छोटा बच्चा है, अपने पिता को अखबार पढ़ते हुए देख रहा है, तो जाता है उसमें भी बच्चा अपनी नज़र फेरता है, देखता है, तो वह कहीं न कहीं जो पढ़ने की शुरुआत आधार रखता है ना, एक प्रकार से आप देखें तो वही चीज़ है। अगर बच्चा वो अभी नहीं करके आता है, ग्रामीण परिवेश के बच्चे, तो फिर आप देखते हैं कि वो हमारे लिए समस्यात्मक स्थिति हो जाती है, थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अब जब बच्चा स्कूल आने तक लिखित जो भाषा ऐसे बच्चे के लिए एक अजनबी और रहस्यमयी दुनिया बन जाएगी, क्योंकि वह कभी देखा ही नहीं है, और छपा हुआ कागज, सब किताबें, ये सभी उसके लिए प्रारंभ में अर्थहीन होता है, उसका कोई मतलब भी पता नहीं होता है। तो वास्तव में फिर क्या होगा, जो मौखिक भाषा होती है, देखिएगा अब हमको यह समझना होगा कि जो पढ़ने की जो शुरुआत, जो आधार है, वह मौखिक भाषा के विकास से है। पढ़ना और लिखना मूल रूप से मौखिक भाषा का ही विस्तार है, क्योंकि बच्चा सुनता है, समझता है, और उसको फिर बाद में फिर बोलकर अपनी बात को जब वो कहता है, तो फिर वही आगे चलकर जो पढ़ना लिखना है, वही उसके विकास को मजबूत आधार देते हैं। जैसे बच्चा जो चीज़ सुन रहा है, बोल रहा है, अब अगर आप उसको वही चीज़ पढ़ाएंगे और लिखाएंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेगा। जैसे बच्चा अगर सुन रहा है हिंदी भाषा और आप उसको लिखाने लग गए अंग्रेजी, तो फिर उसके लिए कठिनाई हो जाएगी। लेकिन बच्चा अगर अपने घर पर सुन रहा है हिंदी भाषा और विद्यालय में भी आप उसको हिंदी सिखा रहे हैं, तो फिर उस बच्चे के लिए यह भाषा फैमिलियर हो जाएगी, है ना। हमने इसको पढ़ा है। तो जब बच्चे कक्षा में कहानियां सुनते हैं, बातचीत करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, तो उनका शब्द भंडार भी बढ़ता है। देखिएगा, जो मौखिक भाषा है, हम ये समझ रहे हैं कि जो आपके लिखने की शुरुआत या बच्चे के लिखने की जो शुरुआत हो रही है, उसके मौखिक भाषा के, मतलब मौखिक भाषा किस स्तर की है उसी के आधार पर हो रही है। मौखिक भाषा जितना बेहतर बच्चा, जितना ज़्यादा शब्दों को जानेगा, सुनेगा, फिर उसको फिर धीरे धीरे वो पढ़ना और लिखना भी शुरू करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे को हम कक्षा में कहानियां सुनाते हैं, बातचीत करते हैं, बच्चे अपने अनुभव साझा करते हैं, तो उनका शब्द भंडार बढ़ता है, उनका सामान्य ज्ञान बढ़ता है और उनकी भाषा की समझ गहरी होती है। तब यही चलकर आगे उनके जो पढ़ना है उसकी नींव बनती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर आगे लिखी गई है। अब ऐसे बच्चे जिनकी, अब देखिए ऐसे बच्चे जो जिनकी घर की भाषा थोड़ी अलग होती है, जैसे मान लीजिए बच्चा घर में भोजपुरी बोल रहा है और फिर विद्यालय में आप आकर उसको हिंदी सिखाने लग रहे हैं, तो थोड़ी सी उसके लिए कठिनाई होती है। ठीक है, हालांकि भोजपुरी हिंदी का एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ हद तक सिमिलरिटीज भी रहती हैं, लेकिन
थोड़ी सी कठिनाई होती है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा किसी ऐसे क्षेत्र का है, मान लीजिए बच्चा महाराष्ट्र का है, मराठी घर में बोल रहा है, और अगर उसको स्कूल में आकर हिंदी भाषा सिखाया जा रहा है तो थोड़ी सी उसके लिए कठिनाई होती है। वो तो आपने पढ़ा भी है, ट्रांस लैंग्वेजिंग वगैरह पढ़ा है, तो उसको हम वहाँ पर कवर करें किए हैं। लेकिन ये बच्चे जो घरेलू भाषा में अलग हो रहते हैं, विद्यालय में आके उनके लिए जो भाषाएं अलग बोली जाती हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसी भाषा में, यानी कि हम विद्यालय में जो भाषा सिखा रहे हैं उसी में बच्चे को रोज रोज अनुभव कराएं, प्रैक्टिस करवाएं, बातचीत करें। ऐसे जब बच्चा कर रहा होगा तो फिर धीरे धीरे उस भाषा को भी बच्चा सुनने और समझने लगेगा, और फिर वह भी उसके पढ़ने लिखने में फिर काम करने लगेगी। जैसे बच्चा भोजपुरी बोल रहा है, जब विद्यालय में आ रहा है, आप उसको हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, तो जब हिंदी में रोज आप संवाद करेंगे, बातचीत कराएंगे, अपने अनुभव उससे शेयर करेंगे, वो अपने अनुभव बताएगा, कहानी सुनाएंगे आप उसको हिंदी में, तो फिर बच्चा धीरे धीरे आपकी बात को सुन रहा है, सुनने भी लगा। ठीक है, तो वो सुन रहा है, समझ रहा है, तो फिर धीरे धीरे पढ़ने लिखने की शुरुआत भी वहीं से होगी। तो वही चीज यहाँ पर, यानी आपको बच्चों से चित्रों पर बातचीत करनी है। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में आप हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा किसी दूसरी भाषा को बोलने समझने वाला है, तो सबसे पहले आपको हिंदी भाषा बोलते समय बच्चे को प्रयास करना चाहिए कि बच्चा भी हिंदी भाषा बोले, बच्चा चित्रों पर बातचीत करे, अनुभव में चर्चा करे उस भाषा में जिस भाषा को आप पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बार बार कहानी, कविता और गीत को हाव भाव के साथ सुनाएं और सुनी हुई बातों पर चर्चा करें। ठीक है, तो बरसा पानी छम छम छाता लेकर निकले हम, अब इसको बच्चे को सिखा रहे हैं, तो बच्चा समझ रहा है कि छाता लेकर क्यों निकल रहे हैं। आप बताओ कि छाता लेकर क्यों निकल रहे हैं, अगर पानी नहीं बरसता है तो क्या छाता की जरूरत पड़ेगी? बच्चा बताएगा, अपने अनुभव बताएगा। तो इस प्रकार से आप जितनी चर्चाएं करेंगे, कहीं ना कहीं ये सब चर्चाएं बच्चे के भाषाई विकास के लिए, और फिर जो पढ़ना लिखना उसको पढ़ना मुख्य रूप से शुरू करना है, तो उसके लिए भी आवश्यक है। ठीक है, मतलब बिना आप बोले, बिना सुने ही नहीं, बच्चा बोले ही ना तो डायरेक्ट पढ़ नहीं पाएगा, ये तो आप जान ही रहे। तो वही चीज है, यानी हमको अधिक से अधिक ये प्रयास करना है कि बच्चा सुने और बोले। ठीक है, इस प्रकार से। और इन गतिविधियों से बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, जो हमने गतिविधियां बताई, इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चा धीरे धीरे स्कूल की जो भाषा है, औपचारिक भाषा, उसको समझने लगता है। अब देखिए, बच्चों में पठन विकास के चरण कौन से हैं, कौन कौन से चरण के थ्रू बच्चा सीखता है। देखिएगा, इसमें 4 चीजें आपको पढ़नी है। जो बच्चों का पठन है वह अलग अलग चरणों में होता है, और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और साथ साथ चलने वाले होते हैं, लेकिन हम इसको समझ रहे हैं। सबसे पहले उभरता पठन, फिर दूसरा है डिकोडिंग या परंपरागत पठन, और तीसरा है प्रारंभिक एवं मध्यवर्ती पठन, और चौथा है प्रवाहपूर्ण पठन। यानी बच्चा डायरेक्ट प्रवाहपूर्ण नहीं पढ़ेगा, बच्चा जो है डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा फ्लो में पढ़ने लग जाए। ठीक, सबसे पहले आता है बात उभरता पठन की। अब इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रीडिंग। ठीक है, इसमें वास्तव में बच्चा पढ़ नहीं रहा होता है, बल्कि वह अनुमान लगा रहा होता है। जैसे चित्र है, जैसे हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं कक्षा 1 में या कक्षा 1 किताबों में, तो हमने ये चर्चाएं बार बार की हैं कि उसमें बुक्स में हमने देखा है कि बड़े बड़े चित्र बने होते हैं, तो वास्तव में उस चित्र को देखता है और बच्चा चित्र को देखकर अनुमान लगाने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे अब लोमड़ी का चित्र बना हुआ है, तो बच्चा उसको कहेगा कि लोमड़ी है कि सियार है, कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको उस अनुमान लगाने में भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो बच्चा उस चित्र को देखकर पहचानने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब आप अमरूद है कि टमाटर है, बच्चा उसमें भी अपने चित्र बना हुआ है, तो बच्चा उसको सोचेगा। आपने बनाया टमाटर है, तो बच्चा कहेगा अच्छा टमाटर है। तो चित्र को देखकर बच्चा सीख रहा है, वास्तव में वो किसी अक्षर पर विशेष ध्यान भी नहीं दे पा रहा है। जब वो चित्र को समझ रहा है, उसके माध्यम से फिर वो अक्षर को कनेक्ट करने का प्रयास करता है। तो प्रारंभिक चरण है, इस दौरान बच्चों में प्रिंट की समझ जो है विकसित होती है, यानी कौन सी चीज छपी हुई है उसको वह बच्चा देखता है, समझने का प्रयास करता है, और उसके बाद वो पढ़ने का अभिनय करता है। जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है वास्तव में, उस शब्द को नहीं, अक्षर को नहीं पढ़ता, उसके चित्र को देखता है। जैसे क से कबूतर, तो क पर न ध्यान देगा, कबूतर पर ध्यान देगा। फिर ख से खरगोश, तो ख पर न ध्यान देगा, खरगोश को देखेगा। फिर ग से गमला, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप चित्र मिटा देंगे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा वही अक्षर। क्यों? क्योंकि वास्तव में वह चित्र को पढ़ रहा होता है, वह उस अक्षर को नहीं पढ़ रहा होता है। जब बच्चा इसको देखते देखते उसको अनुभव हो जाता है, जब उस अक्षर की वह पहचान अपने दिमाग में बना लेता है, कॉन्सेप्ट उसका बन जाता है, तब फिर वह बिना चित्र के भी पढ़ना शुरू करता है। लेकिन प्रारंभ में बच्चा उस चित्र के सहारे ही पढ़ता है, ये हमको समझना है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि बच्चों में प्रिंट की समझ होती है, वे पढ़ने का अभिनय करते हैं और कई बार सुनी हुई कहानियों को पढ़ते हुए सुनाते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई कहानी बना दिए हैं, छोटी मोटी कहानी है या कविता है, तो उसको पढ़कर सुनाते हैं। वास्तव में वे अपनी सुनी हुई कहानी को, अपने अनुभव को बताते हैं, वो उसको वास्तविक रूप से नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चे कुछ शब्दों को चित्र या वस्तु के रूप में जो पहचानते हैं, इसे लोगोग्राफिक पठन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर अपना नाम बच्चे पहचान जाते हैं। ठीक है, अब स्कूल का नाम, जैसे आपने कहा कि बहुत से स्कूल, अभी आपके विद्यालय का नाम क्या है, बच्चे से पूछा, विद्यालय की जहाँ पर नाम लिखा रहेगा उसको बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन वो कहेगा अच्छा वही लिखा हुआ है, तो उसको कह के देख कर बोलेगा प्राथमिक विद्यालय, फिर जो भी विद्यालय का नाम रहेगा। तो बच्चा उसको पढ़ नहीं रहा है, लेकिन वह चित्र को देख रहा है और चित्र को देखकर फिर अपने हिसाब से बता रहा है। ठीक, तो अपना नाम, किसी परिचित वस्तु का नाम, जैसे बच्चा आप कुरकुरे की नमकीन खा रहा है, ठीक है, कुरकुरे खा रहा है, तो अब बच्चा देख कर कहता है कि मुझे कुरकुरे चाहिए। अब क्या वो पढ़ रहा है KUR ही नहीं, वो कुरकुरे को पढ़ नहीं रहा है, लेकिन वह उस
उस शब्द को देख रहा है और उस शब्द को देखकर एक अंदाजा लगा ले रहा है कि ये कुरकुरे है और इसे उसे खाना है, तो बार बार फिर वो कुरकुरे कहेगा। या आपसे बोलेगा कि डेयरी मिल्क लाओ, अब आप डेयरी मिल्क नहीं लेकर आते हैं, दूसरा चॉकलेट लेकर आ जाते हैं, तो बच्चा आपसे फिर नाराज हो जाता है कि मैंने तो डेयरी मिल्क मांगा था। क्या बच्चा डेयरी मिल्क को पढ़ रहा है? नहीं, बच्चा डेयरी मिल्क शब्दों को पढ़ नहीं रहा है, बच्चा उस पैकेट पर लिखे उस अक्षर को बस समझ रहा है कि हाँ ये इस कलर का, उसके रंग को देखता है, रंग बदल जाएगा तो बच्चा नहीं पहचानेगा, ये तो दूसरा कुछ है, तो बच्चा रंग पर ध्यान दे रहा है, चित्र पर ध्यान दे रहा है, यही चीज है, यही आपको हमको समझना है। तो इस चरण में बच्चों के लिए अक्षरों या वर्णों का ज्ञान बहुत जरूरी उसकी नहीं होती, ये तो आप देख लीजिए। तो अगर कविता कहानी ये सब चीजें बताई गई हैं, अगर कविता कहानी पढ़ते समय आप चित्र, पोस्टर और किताबों का उपयोग करेंगे और उनसे जुड़ी गतिविधियां कराएंगे, तो बच्चे धीरे धीरे शब्दों को चित्र की तरफ फिर पहचानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और किताबें पढ़कर सुनाने और बच्चों को किताबें देखने, छूने और उठने पढ़ने का अवसर देने से उनमें यह समझ विकसित होती है, ठीक है। अगर आप किताबें बच्चों के पास रहेगा, किताब को बच्चा पलटेगा, अब जैसे बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो कुछ पढ़ने के बाद भले ही वो हिस्सा खत्म नहीं हुआ तो कैसे, लेकिन बच्चा फिर पृष्ठ पलटता है, ठीक है, फिर अगला पृष्ठ पलटता है, अब वो पढ़ रहा है कहीं और, पृष्ठ पलट रहा है कहीं और, तो वो आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि देखिए सर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पृष्ठ पलट रहा हूँ, भले ही वो सही जगह से पृष्ठ पलट नहीं रहा है तो क्या, तो वही बात है। तो बच्चा इस प्रकार से जब बच्चे को अनुभव होगा तो उसमें अंदर ये समझ में आएगा कि हाँ लिखित भाषा में अर्थ होता है, ठीक है, और बोली गई बात को लिखा जा सकता है, बोली गई बात, जो भी बात बोली जा रही है उसको लिखा जाएगा, वो समझेगा इस चीज को, और लिखे हुए को पढ़ा और समझा सकता है, उस किताब में देखेगा और उसको भले नहीं पढ़ने का मौका मिल पा रहा, मतलब पढ़ने का भी अनुभव नहीं हो पा रहा, लेकिन वो पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि वो समझ रहा है कि लिखा हुआ है कुछ, तो लिखे हुए को हमको पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही बच्चे ये भी सीखते हैं कि हिंदी बाएं से दाएं पढ़ी जाती है। अब जैसे बच्चे को अनुभव दिया जा रहा है प्रारंभिक, तो बच्चा क्या करेगा, बार बार जब बच्चा पलटेगा पृष्ठ तो फिर अपनी नजर सीधे वहीं पर फिरेगा जहां से हिंदी की शुरुआत होती है लिखने की, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा ये समझ रहा है कि हाँ हिंदी किस ओर से लिखी जा रही है, यानी हिंदी बाएं से दाएं लिखी जा रही है या पढ़ी जाती है। शब्दों के बीच खाली जगह होते हैं, एक शब्द लिखकर बच्चा खाली जगह लिखकर फिर दूसरा शब्द लिखता है, तो बच्चा ये तो समझ गया कि शब्दों के बीच में खाली जगह भी होता है, बच्चा ये भी जानता है। और पृष्ठ पलट कर ऊपर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो बातें साक्षर रखते हैं, समझिए कि आप हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं, हमारे लिए बड़ा आसान है, लेकिन जो बच्चा कभी किताब देखा ही नहीं है उसके लिए अगर ये चीजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये तो उसके लिए बहुत बेहतर चीज है, बच्चा एक प्रकार से नई चीज ही है, ठीक है, तो चैलेंजिंग भी है उसके लिए। तो वो इतना समझ रहा है तो यही कम थोड़ी ना है कि बच्चा कम से कम पृष्ठ पलट रहा है, देख रहा है कि हिंदी कहाँ से लिखी जा रही है, फिर वो समझ रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ ये हिस्सा खत्म हो जाएगा तो फिर पृष्ठ पलटता है, तो ये तमाम चीजें करता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा एक हाँ ये जो है आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये उभरता पठन जिसको हम कहते हैं, इमर्जेंट रीडिंग जिसको कहते हैं, जन्म से कक्षा 1 तक की अवधि में विकसित होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को घर पर किताबों का अनुभव नहीं होता है, इसलिए कक्षा 1 की शुरुआत में हमको क्या करना होगा, देखिए 1 की शुरुआत में हम शब्दों बच्चे पढ़ने का अभिनय करते हैं, ठीक है। 1 की शुरुआत में बच्चे को जब पढ़ने की पूरी निपुणता नहीं रहती है तो बच्चा पढ़ने का अभिनय करता है, साथ ही साथ शब्दों की नकल करके लिखता है, ठीक है, जो शब्द लिखते हैं उसका नकल करके लिखता है बच्चा, ठीक है। और अधिक चित्र और कम शब्दों वाली किताबें हमारी, ये तो आप जानते हैं कक्षा 1 की किताबें आप देखें तो उसमें चित्र अधिक रहते हैं और उसमें लिखे हुए शब्द कम रहते हैं, तो ये सभी सिद्ध होती मतलब बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। और इस वजह से सरकार के द्वारा जब किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं या मार्केट में अन्य किताबें आप देखे होंगे तो उसमें बड़े बड़े चित्र होते हैं, उसमें शब्दों या अक्षर बहुत छोटे छोटे होते हैं, कम होते हैं। तो अब हमारी ये धारणा होती है कि जब बच्चे अक्षर को पहचान ले, शब्द को पहचान ले, तब हम उनको किताब उपलब्ध कराएं, तो ये आज के समय में प्रासंगिक नहीं प्रतीत होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी हमें अभी जो परिस्थितियां हैं जिस हिसाब से एनईपी हमारी कहती है उसके हिसाब से यही कहना है कि हमको शब्द से मतलब कि अक्षर की ओर आना है, ठीक है। यानी हम घड़ी बना हुआ है तो घड़ी को देखकर बच्चा घड़ी कह रहा है और उसके बाद फिर घ और अड़ा को अलग अलग कर रहा है, पहले अलग होता था लेकिन अभी इस चीज को आप गहराई समझ रहे हैं तो थोड़ी सी परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें ऐसी किताबें देनी है जैसे जिसमें चित्र अधिक होने चाहिए, शब्द दोहराए गए हों, बार बार अगर बच्चा पढ़ेगा बार बार रिपीट करेगा तो उसको आ जाएगा। अर्थ का अनुमान लगाना आसान है, ठीक है। बच्चा उस शब्द, अब ऐसा कोई कठिन जानवर आपने बना दिया, समुद्र में रहने वाला समुद्री घोड़ा बना दिया, बच्चा एक काय उसको पता ही नहीं, ठीक है। अब बच्चे को आपने बता दिया बकरी बना दिया तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से सीख लेगा। तो हमारे लिए ऐसी भी हमारी बुक ऐसी होनी चाहिए कि उसके लिए आधार पर बच्चा अर्थ का अनुमान भी आसानी से लगा सके, ठीक है। अगला है डिकोडिंग या परंपरागत पठन की शुरुआत। अब देखिए दूसरा जो चरण है इसमें डिकोडिंग इसको कहते हैं या परंपरागत रूप से बच्चा पढ़ना शुरू करता है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर शब्दों को अक्षरों या ध्वनियों में तोड़ते हैं, शब्दों को अक्षरों या ध्वनियों में तोड़ते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए शब्द लिखा हुआ बोतल, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोतल लिखा हुआ है, तो आपने दिखाया होगा बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बो मतलब बोतल बोतल, इस प्रकार से बच्चा बोलता है। तो वास्तव में वह लिखा हुआ है बोतल, लेकिन पढ़ते समय बच्चा इसको अलग अलग ध्वनियों में तोड़ दे रहा है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है लकड़ी, तो बच्चा पढ़े ऐसे नहीं पढ़ता है, बड़ी बताइए लकड़ी, इस तरह पढ़ता है। तो वह एक पूरे शब्द को छोटे छोटे अक्षरों में तोड़ रहा है, छोटे छोटे भाग में तोड़ रहा है।
ठीक है। तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि बच्चा यह समझे कि बोली गई भाषा छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। आप अगर आलेख बोलते होंगे बच्चों को, तो बच्चों से आप जब बच्चे बोलते हो, आप बोलते हो टू करी, तो बच्चा बोलता है टू के बाद क्या बोले हैं, बच्चा बोलता है, यानी वह जान रहा है कि टू के बाद कुछ और लिखना है, फिर रफड़ बड़ी मतलब सर ये हो गया, आप दूसरा बोलिए, आगे बोलिए, तो बच्चा उसको समझ रहा है। तो ये तो खैर लिखने की बात हो गई, लेकिन वही लिखने के पहले बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो उस वही चीज यहाँ पर भी रहती है। यानी बच्चा समझेगा कि जो बोली गई भाषा होती है वो छोटी छोटी ध्वनियों से बनी होती है। ध्वनि और उसके लिखित चिन्ह के संबंध को पहचान सके, यानी अगर बड़ी है उसमें लिख दिया छोटी, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा फिर। तो उसके लिए मात्राओं का ज्ञान वगैरह होता है, जो भी चिन्ह है वो सब ओ की मात्रा है। अभी अगर बच्चा इसको ओ की मात्रा को नहीं समझ पाएगा तो फिर वो इसको भी नहीं पढ़ पाएगा, फिर इसको बोतल को यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, इसको देखो ये क्या पढ़े इसको। तो इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चा जो है ध्वनि और उसके लिखित चिन्ह के संबंध को पहचाने और यह समझे कि बोली गई भाषा और छोटी छोटी ध्वनियों से मतलब मिलकर बनी होती है। जैसे अगर क लिखा हुआ है ये, तो ये इस चित्र को देखकर अब बच्चे के लिए चित्र ही है, ये समझ पाए कि हाँ ये क लिखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर ओ की मात्रा लगी हुई है। तो इसे ये चीज होनी चाहिए। अब डिकोडिंग के लिए क्या करना है, डिकोडिंग के लिए आपको सीखे हुए वर्ण मात्राओं पर आधारित शब्द कार्ड देने होते हैं, ठीक है। शब्द कार्ड, छोटे छोटे कार्ड अध्यापक लोग बनाकर बनाए रहते हैं, अलग अलग भी रख देते हैं, उसको मिलाकर बच्चे जो है शब्द बना देते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द कार्ड है, मान लीजिए कि आपके पास ढेर सारे कार्ड्स हैं, उस कार्ड्स को मिलाकर बच्चे, देखिए एक मिनट दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द कार्ड लिखा हुआ है इस तरह से, फिर से लिखा हुआ है, तो फिर लिखा हुआ है। अब बच्चे को आपने दे दिया, बच्चे को दे दिया कार्ड, चलो कोई शब्द बनाओ, बच्चा मुंह को उठाएगा ऐसे, ठीक है, फिर र को उठा देगा, फिर बना देगा मोर, फिर आपको बताएगा सर देखिए मोर हो गया। तो इस प्रकार से शब्द कार्ड के आधार पर बच्चा जो है सीखता है, ठीक है। तो सीखे हुए मात्रा पर आधारित शब्द कार्ड होने चाहिए। डिकोडेबल पार्ट होने चाहिए, यानी कि ऐसे प्रकार से बच्चा पढ़ता है जो पाठ, तो उसमें डिकोड करके छोटे 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 पार्ट्स में करके पढ़ता है। एक जंग, जब मतलब जंगल जंगल मतलब में, इस तरह से बच्चे बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है डिकोडेबल पार्ट हमारे होने चाहिए। और सरल रीडिंग कार्ड होने चाहिए, जो रीडिंग कार्ड होने चाहिए वो बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए। अब इतना कठिन आपको नहीं बता दे रहा है कि बच्चा फिर उसको पढ़ ही ना पाए, तो सरल रीडिंग कार्ड भी होना चाहिए। तो ये सभी बहुत प्रभावी होते हैं। इससे बच्चों में जो पढ़ने की गति है और सटीकता है वो कहीं ना कहीं तेजी से विकसित होता है, बच्चे तेजी से इस प्रकार से सीखते हैं, ठीक। अगला है प्रारंभिक एवं मध्यवर्ती पठन स्तर। अब इस दौरान क्या होता है, बच्चे शब्दों को तेजी से डिकोड करते हैं। यानी अगर लिखा हुआ है टोकरी, तो बच्चे उसको जल्दी से पढ़ रहे हैं, टोकरी टोकरी इस तरह से पढ़ दिए। वह बच्चा जो इस प्रकार से पढ़ा था मतलब टो क मतलब टोकरी, अब इसी चीज की गति तेज हो गई, तुरंत बोल रहा है टोकरी टोकरी। यानी क्या कर रहा है बच्चा, बच्चा शब्दों को दृश्य शब्द की तरह पहचान लेता है, यानी टो को डायरेक्ट पहचान लेता है, ठीक है, या अक्षर को ही डायरेक्ट पहचान ले रहा है, ठीक। अब उसको ये नहीं कहना पड़ा कि टपर ओ की मात्रा, टू को देख रहा है डायरेक्ट पढ़ रहा है। तो इस शब्दों को या अक्षरों को शब्द बेहतर तरीके से पहचानते हैं, पढ़े हुए का अर्थ भी समझ लेते हैं और शब्दों को तेजी से डिकोड करते हैं। इस अवस्था में बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, उनके स्तर की पठन सामग्री देनी चाहिए। बच्चा 2 में है, 3 में है, ठीक है, पठन कार्ड होते हैं उसी प्रकार से। इसे यही है कि जो लेवल आपको बढ़ा रहा है, जैसे कक्षा 1 का बच्चा जिस प्रकार का है उससे थोड़ा सा लेवल बड़ा कर देते हैं हम, लेवल हाई कर देते हैं। सरल व स्तरीकृत जो है उसके हिसाब से कहानियां होती हैं। जैसे आप अगर 5 की किताब को देखें तो 5 की पढ़ने की किताब देख लीजिए और 2 की या 3 की हिंदी की किताब देख लीजिए, तो दोनों में अंतर मिलेगा आपको। शब्द जो है जटिल होते जाते हैं। जैसे 5 में बच्चे का स्तर बढ़ता है तो शब्दों का जो स्तर है वो भी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अध्यापक के मार्गदर्शन में ऐसे क्या होता है, छोटे छोटे समूह में स्वतंत्र रूप से पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। अब जैसे बच्चे आपके कक्षा में 20 बच्चे हैं तो 4-6 बच्चे इधर हो गए, 4-6 बच्चे ग्रुप में अपना पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा जो पढ़ रहा है, एक बच्चा पिछड़ रहा है, वो उस दूसरे वाले बच्चे के पढ़ते हुए को सुनकर फिर वो भी बोलने का प्रयास करता है। तो इससे भी बच्चे की जो हम लोग के पढ़ने की प्रक्रिया है वह तेज हो जाती है। तो साथ साथ पढ़कर समझने की गतिविधियां भी कराई जानी चाहिए। अधिक पठन अवसर मिलने से बच्चों में जो दृश्य शब्द है उनका भंडार बढ़ता है और यही आगे चलकर फिर पठन प्रवाह की नींव बढ़ता है। और अगला जो आपका है वह है प्रवाहपूर्ण पठन, देखिएगा फ्लुएंट रीडिंग इसको कहते हैं, ठीक है। लगातार अभ्यास से, अब जब बच्चा जब अभ्यास करेगा तो जैसे हम लोग पढ़ रहे होते हैं एक प्रकार से, ठीक है, ये बच्चे हम लोग देखते होंगे कि हमारे कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तेज पढ़ रहे होते हैं, तो वो फ्लुएंट रीडिंग कर रहे होते हैं। जैसे आपकी कक्षा में कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जिनको आप कहते हैं ये बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ने में बहुत तेज है, तो वो चीज वो जो बच्चा आप कर रहा है एक्चुअली वही है। तो लगातार अभ्यास से बच्चों में दृश्य शब्दों की संख्या इतनी बढ़ जाती है, यानी उनके दिमाग में वो शब्द छप चुका है, शब्द भंडार बढ़ गया है, बार बार पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, शब्द भंडार बढ़ गया है, तो वो शब्दों का अनुमान लगाते हुए आगे बढ़ता है बच्चा, ठीक है, प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ता है। और अब बच्चे लंबे लंबे पाठ पढ़ते हैं, पढ़ते समय अपनी समझ पर भी ध्यान रखते हैं। यानी कोई शब्द अगर ऐसा है जो उसको अटपटा लगता है, पढ़ते पढ़ते समय बच्चा हंसने लगता है। आपने देखा होगा कक्षा 1 में अगर बच्चा पढ़ रहा है, कोई हंसी वाली बात है तो उसको पढ़ते समय बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन 5 का या 4 का बच्चा जब पढ़ रहा है तेजी से और पढ़ते समय कोई ऐसी बात हो गई, कोई किताब में मतलब लिखा हुआ है हंसने वाली बात या कोई दुख वाली बात लिखा हुआ है, ठीक है, तो बच्चा उसको एक्सप्रेस भी करता है और समझता भी है,
ठीक है, अपनी भावनाओं के साथ व्यक्त मतलब करता है बच्चा। तो अब यह बच्चा क्या करता है, सटीकता के साथ, उचित गति से और सही भाव के साथ पढ़ना शुरू कर देता है, और इसी को हम कहते हैं प्रवाहपूर्ण पठन। क्या कहते हैं, प्रवाहपूर्ण पठन। अब इसके 3 प्रमुख तत्व हैं। इसमें शब्द पहचान बच्चा सटीक होता है, यानी शब्दों को सही पहचानता है। दूसरा स्वतः स्फूर्तता, यानी तेजी से पढ़ता है स्वयं से ही, ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और तीसरा यह कि भाव के साथ पढ़ना, यानी कि कभी जो फ्लो होता है पढ़ते समय, एक जंगल में शेर रहता था, इस प्रकार से बच्चा पढ़ता है। वह था के बाद थोड़ा सा स्टॉप बोले, वह जंगल के सभी जानवरों को रोज उनका शिकार करता था, मतलब जिस प्रकार से भी कहानी हो। तो इस प्रकार से बच्चा एक भाव के साथ एक फ्लो में पढ़ता हुआ चलता है, ठीक है। अब जहां पर पूर्ण विराम है वहां पर आपने बताया बच्चे को गाइड किया, वो रुकता रहता है। अंतिम लक्ष्य यह है कि समझते हुए पढ़ना। प्रवाहपूर्ण पठन का अंतिम लक्ष्य यह है कि बच्चा समझते हुए पढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में पठन, प्रवाह और पाठ समझ के बीच गहरा संबंध होता है। जब शब्द पहचान स्वचालित हो जाती है, तब वही बच्चा, जब वो स्वयं से शब्द को पहचानने लगता है, तो वही बच्चा अर्थ भी समझता है, निष्कर्ष निकालने लगता है, और पूर्व ज्ञान को जोड़ने का भी प्रयास करता है। यानी पहले से उसको ज्ञान है, उसी आधार पर फिर वो आगे फिर शब्दों को पढ़ते हुए चलता है, ठीक है। और पाठ का सार ग्रहण करने पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो है पठन की जो प्रक्रिया को आपने समझ लिया, किस प्रकार से पठन की प्रक्रिया में 4 प्रमुख चरण होते हैं। अंत में बच्चा फ्लुएंट रीडिंग करता है। इसके अगले हिस्से को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।